आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी वाली किताब से कहीं ज्यादा हैं। ये तो ऐसा लगता है जैसे राजस्थान के गर्भ में छिपे खजाने का कोई नक्शा हो। तो चलिए इन स्रोतों में जरा गोता लगाते हैं और देखते हैं कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर यानी म्यूजियम ऑफ मिनरल्स क्यों कहा जाता है और भारत के खनिज नक्शे पर इसकी जगह इतनी खास क्यों है। जी, ये वाकई एक दिलचस्प सफर होने वाला है। इन स्रोतों की शुरुआत ही एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से होती है कि यहाँ 81 तरह के खनिज मिलते हैं। 81? जी, 81। और उनमें से 57 का तो खनन भी हो रहा है। और अगर हम पूरे देश के लिहाज से देखें तो भंडारण में झारखंड के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर है। अच्छा। और उत्पादन में झारखंड और मध्य प्रदेश के बाद तीसरे। तो यहीं से हमारी बातचीत का सिरा जुड़ता। खनिजों का अजायब घर, ये नाम अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। तो इस अजायब घर में एंट्री करते ही सबसे पहले क्या दिखता है? स्रोत बताते हैं कि देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा करीब 22% है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए दूसरे राज्यों से तुलना जरूरी है ना? जैसे झारखंड का योगदान है लगभग 28% और मध्य प्रदेश का 15%। इस लिहाज से 22% का आंकड़ा राजस्थान को देश के टॉप खनिज उत्पादकों में मतलब लाके खड़ा कर देता है। और ये सिर्फ मात्रा की बात है या मूल्य की भी? बहुत अच्छा सवाल है। बात सिर्फ मात्रा की नहीं है बल्कि मूल्य की भी है। उत्पादन मूल्य के हिसाब से ये देश में 5वें स्थान पर है, जो इसकी आर्थिक ताकत को साफ साफ दिखाता है। ठीक है, तो चलिए इस अजायब घर के सबसे कीमती, सबसे चमकदार हिस्से से शुरू करते हैं, धात्विक खनिज। और यहां सबसे पहले नजर उन खनिजों पर जाती है जिनमें राजस्थान का लगभग एकाधिकार है: सीसा, जस्ता और चांदी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जो मुझे लगी वो ये है कि भारत की 90% से ज्यादा चांदी वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सीसा जस्ता निकालते हुए बस मिल जाती है। ये तो एक तरह से जियोलॉजिकली फोर्स्ड मैरिज हुआ। आपका कहना बिल्कुल सही है। इसे सह उत्पाद या बाय प्रोडक्ट कहते हैं। इसका जो मुख्य अयस्क है गैलेना, उसमें ये तीनों धातुएं मिली होती हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये रिश्ता आज का नहीं है, सदियों पुराना है। उदयपुर की जावर खान, जहां से ये निकाले जाते हैं, वो राणा लाखा के समय से चल रही है और देश की सबसे पुरानी खानों में से एक मानी जाती है। ये तो हुआ इतिहास। और आज का सच ये है कि भीलवाड़ा की रामपुरा आगुचा खान में दुनिया के सबसे बेहतरीन सीसा जस्ता के भंडार हैं। तो एक तरफ इतिहास है, दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक। बिल्कुल। यहाँ इतिहास और आधुनिक तकनीक का एक बहुत ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये बात तो बड़ी अजीब है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को किसी वजह से सीसा जस्ता की मांग कम हो जाए तो हमारे देश में चांदी का उत्पादन भी ठप हो जाएगा? ये तो एक तरह की आर्थिक मजबूरी हुई। ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। सैद्धांतिक रूप से देखें तो हाँ, हमारी चांदी की सप्लाई पूरी तरह से सीसा जस्ता उद्योग पर निर्भर है। ये इसकी एक कमजोरी भी कह सकते हैं और खासियत भी। अब तक तो मांग बनी हुई है, इसलिए ये सिस्टम चल रहा है। राजसमंद का राजपुरा दरीबा क्षेत्र भी इसी के लिए मशहूर है। तो सीसा जस्ता और चांदी तो एक साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन एक और धातु है जिसके लिए राजस्थान का नाम इतिहास में दर्ज है, तांबा। खेतरी का नाम तो हम सबने सुना है। मुझे हमेशा लगता था कि तांबे के लिए तो बस झारखंड ही मशहूर है, लेकिन ये स्रोत कह रहे हैं कि देश के कुल तांबा संसाधनों का 54% हिस्सा राजस्थान में है। ये बात तो ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। सही कहा आपने। झारखंड के बाद राजस्थान ही दूसरे स्थान पर है। झुंझुनू की जो खेतरी सिंघाना पट्टी है, वो तो ताम्र युग से तांबे का केंद्र रही है। आज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इसे चलाता है। यहाँ एक और रोचक पहलू है। जब तांबे को इसके अयस्क से गलाकर निकालते हैं तो एक बाय प्रोडक्ट और मिलता है। एक और? जी, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये एसिड उर्वरक उद्योग की जान है। तो देखिए कैसे एक खनिज उद्योग दूसरे उद्योग को सहारा दे रहा है। खेतड़ी के अलावा अलवर का खोदरेबा भी एक प्रमुख उत्पादक है। कमाल है, मतलब एक चीज निकालने जाओ तो दूसरी मुफ्त मिल जाती है। अच्छा, इस अजायब घर के धात्विक सेक्शन में और क्या खास है? स्रोत में टंगस्टन और सोने का भी जिक्र है। हाँ, टंगस्टन, ये बहुत ही सामरिक महत्व का खनिज है। इसका इस्तेमाल रक्षा उपकरणों और मजबूत स्टील बनाने में होता है। इसका मुख्य अयस्क है वोल्फ्रामाइट। और नागौर के डेगाना में जो रेवत पहाड़ी है, वो देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है। रेवत पहाड़ी? जी। जहां तक सोने की बात है तो बांसवाड़ा के आनंदपुर भुकिया और जगपुरा क्षेत्र इसके लिए जाने जाते हैं। और हाल ही में दौसा सवाई माधोपुर में भी नए भंडारों के संकेत मिले हैं, जो काफी
उम्मीद जगाते हैं। और लोहा और मैंगनीज, इनके बिना तो किसी भी औद्योगिक विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान के कई खनिज एक खास भौगोलिक बेल्ट में मिलते हैं। जैसे अरावली की पहाड़ियां सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि खनिजों का खजाना है। जयपुर का मोरीजा बानोल इलाका लौ अयस्क खास तौर पर हेमाटाइट अयस्क के लिए मशहूर है। तो वहीं थोड़ा दक्षिण में जाने पर बांसवाड़ा में मैंगनीज के सबसे ज्यादा भंडार मिलते हैं, जहां लीलवानी और तलवाड़ा जैसी खानें हैं। ये सब मिलकर राज्य के औद्योगिक ढांचे की नींव रखते हैं। तो हमारे इस अजायब घर के चमकदार धात्विक सेक्शन से निकलकर अब उस हिस्से में चलते हैं जो शायद उतना ग्लैमरस ना हो, लेकिन हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। मैं अधात्विक खनिजों की बात कर रहा हूं, और यहाँ जो आंकड़े हैं वो तो मतलब अविश्वसनीय है। देश का 90% रॉक फॉस्फेट और 99% जिप्सम अकेले राजस्थान में। ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं, और ये राजस्थान को कृषि और निर्माण दोनों क्षेत्रों में देश के लिए अनिवार्य बना देते हैं। रॉक फॉस्फेट जो है वो सुपर फॉस्फेट खाद बनाने का मुख्य कच्चा माल है। इसका इस्तेमाल लवणीय भूमि के उपचार के लिए भी होता है। और उदयपुर की झामर कोटड़ा खान देश की सबसे बड़ी रॉक फॉस्फेट की खान है, जिसका संचालन RSML करता है। और 99% जिप्सम, इसका मतलब तो ये हुआ कि देश का पूरा कंस्ट्रक्शन और सीमेंट सेक्टर एक तरह से राजस्थान की दया पर है। अगर यहाँ सप्लाई में कोई दिक्कत आती है तो पूरे देश में घर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना सब महंगा हो सकता है। आपका विश्लेषण एकदम सटीक है। जिप्सम, जिसे स्थानीय भाषा में हरसोंठ भी कहते हैं, वो सीमेंट उद्योग की रीढ़ है। अच्छा। इसके बिना सीमेंट बहुत जल्दी जम जाएगा। अच्छा। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसी से बनता है। और बीकानेर की जामसर खान, वो तो एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की खान मानी जाती है। तो हाँ, कह सकते हैं कि राजस्थान की खदानों की धूल पूरे देश के निर्माण की नींव बनती है। वाह। और जब निर्माण की बात हो ही रही है तो इमारती पत्थरों को कैसे भूल सकते हैं। मकराना का सफेद संगमरमर जिससे ताजमहल बना, वो तो अपने आप में एक पूरी कहानी है। और ये सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं है। मकराना का संगमरमर इतना खास इसलिए है क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट 98% तक होता है। 98%? जी, जो इसे ज्यादा सफेद और मजबूत बनाता है। कहते हैं कि इसकी चमक वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि और बढ़ती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सफेद रंग की नहीं है। उदयपुर में हरा संगमरमर मिलता है तो बांसवाड़ा में बैंगनी या त्रिपुरा सुंदरी संगमरमर। और एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि अजमेर का किशनगढ़ एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। पत्थर निकलता कहीं और है और बिकता यहाँ आकर है। यानी पत्थर की भी अपनी एक पूरी अर्थव्यवस्था है। ग्रेनाइट का भी जिक्र है इन स्रोतों में। हाँ, जालौर को तो ग्रेनाइट सिटी का ही उपनाम दिया गया है। और इसी श्रेणी में एक और अनोखा खनिज है वोलेस्टोनाइट। इसके उत्पादन में राजस्थान का, खास तौर पर सिरोही जिले का, पूरे देश में एकाधिकार है। एकाधिकार? जी, एकाधिकार। इसका इस्तेमाल पेंट, सिरामिक और कागज उद्योग में होता है। अब इस अजायब घर के ज्वेलरी सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पन्ना और तांबड़ा जैसे बहुमूल्य रत्न भी तो हैं। वो एक खास भूवैज्ञानिक पट्टी में मिलता है। इसे ग्रीन फायर बेल्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये राजसमंद के कालागुमान से लेकर अजमेर के बुबानी तक फैली एक ऐसी पट्टी है जहां खास तरह की चट्टानों में ये हरे रंग के पन्ने जड़े हुए मिलते हैं। वाह। जब रोशनी इन पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो चट्टान के अंदर से हरी आग निकल रही हो। ये नाम इसकी खूबसूरती और दुर्लभता दोनों को दिखाता है। और तांबड़ा? तांबड़ा, जिसे गार्नेट या रक्तमणि भी कहते हैं, उसके उत्पादन में भी राजस्थान का एकाधिकार है। ये मुख्य रूप से टोंक के राजमहल और अजमेर के सरवाड़ में मिलता है। ये दोनों रत्न राजस्थान की खनिज संपदा में चार चांद लगा देते हैं। तो अब हमारे इस अजायब घर के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा और सामरिक खनिज, वो खनिज जो भविष्य की दिशा तय करेंगे। स्रोत यहाँ टर्शरी युग के लिग्नाइट कोयले का जिक्र करते हैं। हाँ, लिग्नाइट यानी भूरे कोयले के उत्पादन में राजस्थान तमिलनाडु के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। बीकानेर का पलाना क्षेत्र सबसे अच्छी क्वालिटी के लिग्नाइट के लिए जाना जाता है। लेकिन असली कहानी कोयले की नहीं, बल्कि तेल और गैस की है।
एक समय में जिसे सिर्फ रेगिस्तान माना जाता था, उस बाड़मेर सांचौर बेसिन में जब मंगला तेल का कुआं मिला तो उसने पूरे राज्य की किस्मत बदल ली। हाँ, मंगला के बारे में तो मैंने भी पढ़ा है। आज मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या और रागेश्वरी जैसे कई कुएं क्यर्न एनर्जी के संचालन में हैं और देश के कुल कच्चे तेल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। और प्राकृतिक गैस भी तो है। जैसलमेर का घोटारू क्षेत्र तो हीलियम वाली गैस के लिए जाना जाता है। ये अपने आप में कितना अनोखा है। बिल्कुल, घोटारू में हीलियम और मीथेन का मिश्रण मिला, जो एक बहुत दुर्लभ खोज थी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो राजस्थान को भारत के जियोपॉलिटिकल नक्शे के केंद्र में ला सकता है, आणविक और सामरिक खनिज। यूरेनियम और लिथियम। जब मैंने स्रोतों में ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो गेम चेंजर है। सीकर के रोहिल खंडेला में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले। ये एक बहुत बड़ी खबर है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद ये देश का तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार हो सकता है। मतलब एक तरफ यूरेनियम जो देश की परमाणु ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है, और दूसरी तरफ लिथियम जिसे आज की दुनिया में सफेद सोना भी कहते हैं। व्हाइट गोल्ड। जी, और जिसके बिना मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनी नहीं सकती। नागौर के डेगाना में जहां कभी टंगस्टन मिलता था, वहीं अब लिथियम मिलने की संभावना जताई गई है। ये तो सच में भविष्य की कहानी है। एक ही राज्य में पारंपरिक खनिजों का भंडार भी है और भविष्य की तकनीक को चलाने वाले खनिज भी। बिल्कुल। ये खोजें राजस्थान को सिर्फ एक खनिज उत्पादक राज्य से उठाकर एक सामरिक महत्व वाले राज्य का दर्जा दिला सकती हैं। उदयपुर और जयपुर में बेरिलियम भी मिलता है। हाँ, जो एक और महत्वपूर्ण सामरिक खनिज है। तो खनिजों के अजायब घर में इस पूरे टूर के बाद ये साफ है कि राजस्थान की धरती में वाकई कितनी संपदा छिपी है। जी। 99% जिप्सम पर एकाधिकार से लेकर देश की 90% चांदी को एक बाय प्रोडक्ट के रूप में पैदा करने तक, और ताजमहल के संगमरमर से लेकर भविष्य के यूरेनियम और लिथियम तक, ये एक अविश्वसनीय रेंज है। इन स्रोतों ने हमें ये तो बता दिया कि क्या-क्या पाया गया है और कहाँ पाया गया है, लेकिन यूरेनियम के विशाल भंडार और लिथियम की प्रबल संभावना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा करती है कि भविष्य में राजस्थान इन सामरिक खनिजों के खनन से मिलने वाले बेशुमार आर्थिक अवसरों और इनके साथ आने वाली जटिल पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और जिस पर हम सबको विचार करना होगा।